जब भी अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जीत आखिर किसकी हुई है। क्या अमेरिका ने अपना मकसद हासिल कर लिया? क्या ईरान झुक गया? या फिर असली फायदा किसी तीसरे खिलाड़ी को हो चुका है? आज हम टू द पॉइंट में तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि इस पूरे संघर्ष में आखिर किसे सबसे ज्यादा फायदा और किसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। ईरान अमेरिका के बीच लड़ाई लगभग 40 दिन के आसपास चली। पहले 4 दिन में ही अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 35 अलग अलग तरह के लगभग 5000 से ज्यादा हथियार आजमाए। हथियारों का रिप्लेसमेंट बिल ही तकरीबन 10 से 16 अरब डॉलर के बीच आया था। सबसे ज्यादा इस्तेमाल टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का किया गया था। टॉमहॉक मिसाइल लंबी दूरी तक जमीनी हमला करती है, जो सटीक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां निशाना लगाया गया, ये मिसाइल उसके लगभग 10 मीटर के दायरे में गिरेगी। इन्हें आमतौर पर जहाजों से दागा जाता है और इनकी रेंज 1000 मील तक हो सकती है। देखिए, टॉमहॉक मिसाइलों का मैन्युफैक्चरर रेथियॉन अब तेजी से प्रोडक्शन में लगा हुआ है, लेकिन सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम से 2 से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि डिमांड और भी तेजी से बढ़ी है। एक ग्राउंड अटैकिंग टॉमहॉक की कीमत $25 लाख आती है। वहीं शिप अटैक वर्जन, जिसे खाड़ी में यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर से फायदा किया जाता है, उसकी कीमत लगभग $50 लाख आकी गई है। साल 2020 की शुरुआत में टॉमहॉक पर सालाना कुल खर्च जो था वो लगभग $25 करोड़ माना गया था, जो साल 2027 के लिए यूएस डिफेंस बजट में $1 अरब प्रस्तावित था। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस जंग में शाहेद ड्रोन का जमकर इस्तेमाल किया था। ऐसे एक ड्रोन की कीमत लगभग $30,000 आकी गई थी। अमेरिका ने उन्हें मार गिराने के लिए पेट्रियट इंटरसेप्ट की मदद ली थी। हर इंटरसेप्टर की कीमत लगभग $40 लाख थी। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल बनाने वाली कंपनी रेथियॉन ने बताया था कि पहली तिमाही की कमाई साल दर साल जो है वो 21% बढ़ी है। बताया गया था कि हथियारों की डिलीवरी 40% से ज्यादा बढ़ी। ब्रिटेन की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम जंग के पहले दिन गिरते इंडेक्स के मुकाबले 6% तक बढ़ गया था। वहीं जर्मनी की राइन मेटल साल 2026 में लगभग 40% की सेल्स ग्रोथ का अनुमान लगा रही है। फ्रांस की कंपनी थेल्स ने बताया था कि पहली तिमाही के ऑर्डर्स साल दर साल 27% तक बढ़े हैं। पहली तिमाही में इस कंपनी के 7 सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट में से 5 डिफेंस से जुड़े हैं और इटली की कंपनी लियोनार्डो ने साल 2030 तक अपना मुनाफा दोगुना करने की योजना बनाई थी। उसके शेयर एक ही सेशन में 9% तक बढ़ चुके थे। अब आप समझिए, जब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो कतर की स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। दुनिया के लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की सप्लाई रातों रात मार्केट से गायब हो गई थी। अमेरिका में आप गैस के लिए जो पेमेंट करते हैं, समझिएगा, और एशिया में आप इसे जिस कीमत पर बेच सकते हैं, उसके बीच के गैप को स्प्रेड कहते हैं। युद्ध तो बाद में शुरू हुआ, ये पहले से ही ज्यादा था। जब कतर की मुश्किलें बढ़ी तो ये गैप और भी ज्यादा बढ़ने लगा। अमेरिका में कीमत काफी कम है, क्योंकि वहां सप्लाई बहुत ज्यादा है और उस सप्लाई की दूसरे मार्केट तक पहुंचने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है। अमेरिका से आने वाले एक टैंकर के लिए हर डॉलर के स्प्रेड की कीमत लगभग 30 से 35 लाख डॉलर है। यह बहुत बड़ी रकम होती है। अगर $15 का स्प्रेड है तो आप हर टैंकर के लिए $4.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। युद्ध जब शुरू हुआ था और उसके बाद इसका दायरा 50 से 100% तक बढ़ गया था, लेकिन फिर भी अमेरिका में गैस की घरेलू कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। वैसे तो ये कुछ अजीब बात है कि वेस्ट टेक्सास में कीमत गिर गई। वेस्ट टेक्सास में कीमत असल में $4 से $5 प्रति मिलियन BTU के बीच है, लेकिन जब यही गैस टोक्यो पहुंचती है तो वहां $20 प्रति यूनिट के हिसाब से बिकने लगती है। उस गैस को शिप करने वाले ट्रेडर एक टैंकर पर $4.5 करोड़ कमा रहे हैं। कीमत में इतने बड़े अंतर क्यों हैं, अब आपको वो समझाते हैं। देखिए, किसी असाधारण घटना से फायदा उठाने के लिए 10 साल की तैयारी लगती है। इसके लिए तैयारी और अवसर का मेल होना बहुत जरूरी होता है। ऐसा उन लोगों के साथ नहीं होता जिन्होंने पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है। लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र जैसे देशों का क्या?
जिनके लिए कीमतें बर्दाश्त से बाहर निकल जाती हैं। युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल लगभग $73 पर था। युद्ध के दौरान ये $120 को भी पार कर गया। इतना ही नहीं, ये उतार चढ़ाव भी एक बिजनेस बन गया था। खरीदने और बेचने की कीमतों के बीच जितना बड़ा अंतर होगा, ऑयल ट्रेडर उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। बीपी का प्रॉफिट भी इस दौरान दोगुने से ज्यादा हो गया था। नॉर्वे की कंपनी की बात हम करें तो इक्विनोर ने अपना मुनाफा $9.8 अरब बताया था। ये बीते 3 साल में किसी भी तिमाही में हुआ अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट माना गया था। अब देखिए, लड़ाई की वजह से मार्च की शुरुआत से ही कतर में शेल का एलएनजी प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। हमलों से कतर में उसकी पर्ल फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा था और इस वजह से शेल का आउटपुट 4% तक गिर गया था। और जिस युद्ध की वजह से कतर में उसका ऑपरेशन बंद हुआ था, उसी युद्ध ने कई सालों में उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया था। लड़ाई की वजह से उसे नुकसान हुआ, लेकिन साथ ही जंग से उसने कमाई भी अच्छी की। अब खाड़ी के देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर इस युद्ध में सिर्फ मूक दर्शक नहीं बने रहे। आप समझिए, उनकी भूमिका पड़ोसी और खरीदार की भी रही है। साथ ही उन्हें निशाना भी बनाया गया था। संघर्ष के पहले 3 हफ्तों में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके कांग्रेस को दरकिनार करते हुए खाड़ी के देशों को $23 अरब से ज्यादा के हथियार बेचने की इजाजत दे दी थी। तो इसका जवाब अब जो बनता है वो ये कि पैसा उन कंपनियों के पास गया जो हथियार बनाती हैं, जो नए हथियारों के सौदे के लिए एकदम तैयार रहती हैं। मुनाफा उन गैस निर्यातकों ने कमाया जो सप्लाई चेन टूटने के इंतजार में ही बैठी हुई थी। मुनाफा हथियारों के सौदागरों ने भी कमाया और उस व्यक्ति ने भी कमाया जिसे हम जानते ही नहीं हैं, जिसने ईरान पर गम गिराने से 71 मिनट पहले शर्त लगा दी, बड़ा दांव खेल दिया था। इसका खामियाजा वो परिवार भी भुगत रहे हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में रहते हैं, जो उस गैस के लिए ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं जिससे फर्टिलाइज़र बनता है। फर्टिलाइज़र वही है जिससे अनाज की पैदावार बढ़ती है और इसकी मार उन देशों पर भी पड़ी जो $30,000 की लागत वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए $40 लाख में पैट्रियट मिसाइल खरीद रहे थे। जंग खत्म करने के लिए लड़ने वाले देशों ने भले ही दस्तखत कर दिए हों, मुनाफा कमाने वाले इस जंग से अपनी जेबें पहले ही भर चुके हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैनिक क्षमता पर दबाव बनाना। इस संघर्ष के बाद अमेरिका ने यह संदेश दे दिया कि वह मध्य पूर्व में अब भी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। दूसरा, सबसे अपने जो खाड़ी देश हैं सहयोगियों को भरोसा दिला दिया है उसने कि संकट आने पर अमेरिका उनके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। लेकिन अमेरिका को इसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ी है। अरबों डॉलर का सैन्य खर्च, वैश्विक आलोचना, तेल बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियां भी अमेरिका के सामने आईं। यानी सैन्य शक्ति दिखाई, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक लागत भी उसको चुकानी पड़ी। अब इस युद्ध से ईरान को क्या मिला वो समझिए। ईरान ने दिखाया कि लगातार प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद वह जवाब देने की क्षमता रखता है और दृढ़ता के साथ रखता है। उसने अपने समर्थकों के बीच यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अमेरिका के सामने झुका नहीं। हालांकि दूसरी तरफ ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों के कारण कमजोर थी और संघर्ष ने उस पर अतिरिक्त दबाव डाला। यानी राजनीतिक संदेश तो मिला, लेकिन आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसका नाम कम लिया जाता है, हथियार बनाने वाली कंपनियां। जब भी दुनिया में युद्ध होता है, रक्षा बजट बढ़ जाता है, नए हथियार खरीदे जाते हैं और मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम की मांग दोगुनी हो जाती है। दूसरा फायदा तेल निर्यात करने वाले कुछ देशों को हुआ, क्योंकि तनाव बढ़ते ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिलता है और कुछ बड़े देश इस मौके पर कूटनीतिक भूमिका निभाकर अपनी वैश्विक ताकत बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कई बार युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि कारोबार और कूटनीति में भी लड़ा जा रहा था। लेकिन अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ तो वो आम जनता का हुआ। युद्ध की वजह से तेल महंगा हुआ, शिपिंग महंगी हुई, महंगाई बढ़ी, व्यापार प्रभावित हुआ। अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है अब तो उसका असर भारत जैसे देशों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। यानी युद्ध चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर हो रहा हो, उसकी कीमत दुनिया भर के लाखों लोगों को चुकानी पड़ती है। तो आखिर इस युद्ध में किसकी जीत हुई?
अगर सिर्फ सैन्य नज़रिए से देखें तो अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, अगर राजनीतिक नज़रिए से देखें तो ईरान ने भी यह संदेश देने की कोशिश की कि वह आसानी से झुकने वाले देशों में से नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सच शायद यही है, युद्ध में कोई पूरी तरीके से जीतता नहीं। दोनों पक्ष नुकसान उठाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा कीमत आम लोग और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था चुकाती है। आपकी राय क्या है? क्या इस संघर्ष का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को या ईरान को हुआ, या फिर हथियार और तेल कारोबार से जुड़े खिलाड़ियों को? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।